शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अंबेडकर प्रतिष्ठान के द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 214 से 217 तक हम बात करेंगे आज के अंबेडकर संदेश में। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में एक ऐसी प्रथा की बात करेंगे जो बेहद अजीबोगरीब प्रथा रही है, लेकिन चूंकि इतिहास है, इतिहास में दर्ज है, वो बातें बाबा साहब के द्वारा दर्ज की गई हैं, तो ऐसे में और उसका संदर्भ भी दिया गया। बाबा साहब ने कहाँ से उन चीज़ों को यहाँ पर लिखा है, उसका भी संदर्भ हम आपको जरूर बताएंगे। तो आज का अंबेडकर संदेश इस लिहाज से, इतिहास जानने के लिहाज से कि पूर्व में किस तरह की स्थिति हमारे समाज की थी और किस तरह की स्थिति ब्राह्मण समाज की थी। तो आज का अंबेडकर संदेश इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमेशा से ब्राह्मण ही शासक वर्ग रहा है। उसके जो तथ्य यहाँ बाबा साहब ने प्रस्तुत किए हैं, उन तथ्यों का जानना बहुत जरूरी है। एक टेबल भी यहाँ पर तालिका के द्वारा भी बाबा साहब यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो या शासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ब्राह्मण काबिज रहा है हमेशा से। तो उसके आंकड़े भी बाबा साहब यहाँ रखेंगे, बाबा साहब ने रखे हैं, जिनको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। यानी कि आज का अंबेडकर संदेश कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। सामान्य साथियों, जरूर आप सुनिए आज के अंबेडकर संदेश को। आइए तो शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश शुरू करें, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं। आज के ही अंबेडकर संदेश के अंत में जो पिछले अंबेडकर संदेश यानी कि अंबेडकर संदेश नंबर 656 में जिन साथियों ने कमेंट किया था, उनका नाम भी आज हम अनाउंस करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को बिना विलंब के। बादशाह लिखते हैं कि आरंभ में हमें ये जान लेना चाहिए कि भारत में शासक वर्ग कौन है। भारत में शासक वर्ग कौन है? भारत में शासक वर्ग मुख्यतः ब्राह्मण है। ये आश्चर्य की बात है कि आज के ब्राह्मण इस कथन का खंडन करते हैं। आज के जो ब्राह्मण हैं वो इस कथन का खंडन करते हैं, और ये आश्चर्य की बात है। बाबा साहब कहते हैं कि वे शासक वर्ग से संबंधित हैं, यदि वे किसी समय अपने को भूदेव कहते थे। ध्यान दीजिए, किसी समय ब्राह्मण अपने आप को भूदेव कहते थे। क्या इसका कारण यह है कि वे अब ये महसूस करने लगे हैं कि उन्होंने मानवता के इस पावन नियम द्वारा कि अपने वर्ग के ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, प्रत्येक समुदाय के प्रबुद्ध वर्गों में किए गए विश्वास को तोड़ने का अपराध किया है, और इसलिए वे दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं है, अथवा क्या यह उनका विनम्र भाव है? अब ये देखा जाए कि इनमें से सच क्या है। तब भाषा लिखते हैं, ब्राह्मण ही शासक वर्ग है। इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। 2 प्रकार से इसकी परीक्षा की जा सकती है। वो 2 प्रकार कौन से है? ब्राह्मण समाज शासक वर्ग है, इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसका परीक्षण करना जरूरी है। तो बाबा साहब कहते हैं 2 प्रकार से इस बात की परीक्षा की जा सकती है। प्रथम परीक्षा लोगों की भावना की, लोगों की जो फीलिंग्स हैं, और दूसरी प्रशासन पर नियंत्रण रखने की। लोगों की भावना और प्रशासन पर नियंत्रण की, इन दोनों बातों को आज हम लोग इसी अंबेडकर संदेश में क्लियर करने वाले हैं। तब बाबा साहब कहते हैं जहां तक पहले परीक्षण की बात है, उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। जन साधारण की भावना के अनुसार ब्राह्मण पवित्र है। जन साधारण की भावना के अनुसार ब्राह्मण पवित्र है। प्राचीन काल में ब्राह्मण चाहे कितना जघन्य अपराध कर दे, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। उसे पवित्र मनुष्य मानकर ही सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। दास वर्ग ही सुविधाओं से वंचित था। दास वर्ग ही सुविधाओं से वंचित रखा गया था। प्रथम फल प्राप्त करने का वही अधिकारी था। यानी कि प्रथम फल प्राप्त करने का अधिकारी कौन था? ब्राह्मण था।
तब बादशाह लिखते हैं कि मालाबार में, ध्यान दीजिए सम्मानित साथियों, मालाबार में जहां पर संबंधम विवाह प्रथा प्रचलित थी, संबंधम विवाह प्रथा, और ये अजीब व गरीब विवाह प्रथा है। इस अजीब व गरीब विवाह प्रथा के बारे में बाबा साहब लिखते हैं, और बाबा साहब ने कहां से इस बात को लिया वो भी हम बताएंगे जरूर आपको। बाबा साहब लिखते हैं कि मालाबार में जहां पर संबंधम विवाह प्रथा प्रचलित थी, वहां शासित वर्ग, ध्यान दीजिए, शासित वर्ग जैसे नायर अपनी औरतों को ब्राह्मणों द्वारा रखैल बनाए जाने में अपनी इज्जत समझते थे। तो ये जो महत्वपूर्ण बात यहाँ बाबा साहब ने लिखी है, तो इसका संदर्भ दिया है, तो संदर्भ पहले हम पढ़ लेते हैं। जो बाबा साहब ने लिखा कि जो मालाबार में शासित वर्ग था, जैसे नायर अपनी औरतों को ब्राह्मणों द्वारा रखैल बनाए जाने में अपनी इज्जत समझते थे। तो ये जो संदर्भ लिया है बाबा साहब ने, वो लिया है, यहाँ पर लिखा है कि यात्रा श्री लुडोविको डी बर्थेमा जो 16वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था, मालाबार के विषय में लिखता है कि ये जानकर अच्छा लगा कि ये ब्राह्मण कैसे हैं। ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे पुजारियों की तरह ब्राह्मण भी धर्म के मुखिया है, और जब कोई राजा अपनी पत्नी ब्याह कर लाता है तो वह पहले ब्राह्मणों में से एक सुयोग्य और प्रतिष्ठित ब्राह्मण को अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ पहली रात में सोने के लिए चुनता है, इसलिए कि ब्राह्मण उस विवाहिता रानी का कौमार हरण करें। यह न समझे कि ब्राह्मण ऐसा करने के लिए इच्छा पूर्वक जाते हैं। इसके लिए राजा उस ब्राह्मण को 400 से 500 स्वर्ण मुद्राएं भी देता है। कालीकट में राजाओं के अतिरिक्त और किसी में भी ऐसी प्रथा नहीं थी। और ये लिखा है बॉयजिस आ वर्थेमा हक्यूयात सोसाइटी खंड 1 पृष्ठ संख्या 141 पर। यहां से बाबा साहब ने ये बात को यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद फिर और ये बाबा साहब लिखते हैं कि दूसरे यात्री हमें बताते हैं कि ये प्रथा काफी व्यापक थी। हैमिल्टन अपनी अकाउंट ऑफ द ईस्ट इंडीज में कहते हैं कि जब राजा नवविवाहिता पत्नी लाता है तो वह अपनी पत्नी के साथ तब तक सहवास नहीं कर सकता जब तक कि नंबूदरी अथवा धर्म प्रमुख ब्राह्मण उसके साथ सहवास न कर ले, और यदि वह ब्राह्मण चाहे तो उसके साथ 3 रातों तक सहवास कर सकता है, क्योंकि उस विवाहिता पत्नी के वैवाहिक संस्कार का पहला प्रसाद इस पवित्र देवता अर्थात ब्राह्मण को भेंट किया जाना चाहिए, जिसकी वह पूजा करती है। और कुछ सामंत भी ऐसे होते हैं जो पादरी को ये प्रसाद चखाते हैं, परंतु जनसाधारण को ये विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि पुरोहित के बजाय स्वयं ये प्रसाद चखते हैं। खंड 1 पृष्ठ संख्या 308 में ये लिखा, यहाँ से बाबा साहब ने ये संदर्भ उठाया है। और भी संदर्भ दिया है, लेकिन इतना ही काफी है बाबा साहब जो बात यहाँ पर लिखते हैं। तो आगे बाबा साहब लिखते हैं कि यहाँ तक कि राजा भी अपनी रानियों का सुहाग रात को कौमार्य भंग कराने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण देते थे। एक समय ऐसा था जब शासित वर्ग का कोई मनुष्य उस पानी को पिए बिना भोजन नहीं कर सकता था जिस पानी से ब्राह्मण के पैर का अंगूठा धोया गया हो। सर पीसी रे ने अपने बचपन की कहानी में लिखा है कि कलकत्ता की सड़कों पर प्रातःकाल शासित वर्ग यानी कि जिस पर शासन किया जाता है वो शासित वर्ग है। दूसरा हम कह सकते हैं शोषित वर्ग। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर इस शब्द को हम विश्लेषण करें तो शोषित वर्ग कह सकते हैं। तो शासित वर्ग के बच्चे पात्रों में पानी लिए ब्राह्मण के पैर धोने के लिए घंटों प्रतीक्षा किया करते थे। वे पैर धोकर ये पानी अपने माता पिता को दे देते थे जो भोजन के लिए उसकी प्रतीक्षा करते थे। ब्रिटिश शासन के कारण और कानून के समक्ष समानता के कारण ब्राह्मणों के विशेषाधिकार और दंडित न किए जा सकने की सुविधाएं छिन गई, फिर भी निम्न वर्ग उसे पवित्र मानते हैं। आज भी वे उसे स्वामी कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है भगवान। दूसरे परीक्षण से भी ऐसा ही निष्कर्ष निकलता है। उदाहरण के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी को लीजिए। अगले पृष्ठ पर तालिका संख्या 17 का अवलोकन कर विचार करें। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 1943 में राजपत्रित पद ब्राह्मणों तथा अन्य समुदायों में किस प्रकार बांटे गए थे। तो आइए हम सबसे पहले ये टेबल जो बाबा साहब ने यहाँ जिक्र किया है तो उस टेबल का अध्ययन कर लेते हैं। टेबल नंबर जो 17 तालिका नंबर दी गई है उसमें अनुमानित जनसंख्या लाखों में, ब्राह्मण 15 लाख, जनसंख्या का प्रतिशत हुआ टोटल संख्या जो जनसंख्या है उसमें 3% यानी कि ब्राह्मणों की संख्या है। और राजपत्रित 2200 पदों में से 820 पद ब्राह्मणों को दिए जाते हैं।
की गई नियुक्तियों का जो प्रतिशत है वो 37%, यानी कि 37% ब्राह्मणों को वो पद मिलते हैं। 2200 में 37% पद ब्राह्मणों को मिलते हैं, जबकि जनसंख्या कितनी है? 3% है। बाबा साहब कहते हैं 3% जनसंख्या और 37% पद उसको मिलते हैं। ईसाई 20 लाख है, यानी कि जनसंख्या का परसेंट 4% है। 190 पद मिलते हैं, यानी कि मात्र 9% उसको नियुक्तियां मिलती हैं। 9% पदों पर काबिज होता है। मुसलमान और दलित वर्ग, मुसलमान नहीं, मुसलमान 37 लाख है, 7% जनसंख्या है और 150 पद मिलते हैं, यानी कि 7% जनसंख्या और 7% ही पद मिलते हैं। नियुक्तियों का प्रतिशत 7% है मुसलमानों का। चलिए, ये तो ठीक है। अनुपात के जो निश्चित अनुपात है जनसंख्या का, उसी अनुपात में पद मिलते हैं। लेकिन जो 3% यहाँ पर हैं, उनको 37% पद मिलते हैं। ये बेहद असमानता भरा कदम है। दलित वर्ग, गैर ब्राह्मण जो आगे बढ़े हैं वो 70 लाख हैं और जनसंख्या का परसेंट 14% है, और उन्हें जो नियुक्तियां की गई हैं उसमें मात्र 1.5% नौकरियां मिली हैं। 1.5% नियुक्तियां मिली हैं दलितों को और गैर ब्राह्मणों को। तो ये बहुत बड़ा अन्याय यहाँ पर किया गया। गैर ब्राह्मण यहाँ पर 113 और 27% उनको पद मिलता है, 22% जनसंख्या है। और पिछड़ा वर्ग, सबसे दयनीय स्थिति जो है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की है, गैर एशियाई और एंग्लो इंडियन अन्य जातियों की। 245, यानी कि 2,45,00,000 लोग हैं और 50% जनसंख्या है। जनसंख्या 50% है अन्य पिछड़ा वर्ग की, जबकि उनको नियुक्तियों का प्रतिशत 2% मिला है। ये तालिका से बाबा साहब ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस तरह से ब्राह्मण वर्ग का प्रशासन पर काबिज है, प्रशासन पर नियंत्रण है। और 2 प्रश्नों के माध्यम से बाबा साहब यहाँ ब्राह्मण वर्ग की परीक्षा करना चाहते हैं कि वो शासक वर्ग है, हमेशा से शासक वर्ग रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ब्राह्मण वर्ग इस कथन का कटाक्ष करते हैं, इस कथन का खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं है। तब बाबा साहब ने ये आंकड़ों के साथ इस बात को रखा है। वर्तमान में क्या परिदृश्य है, इस बारे में आप भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं कि क्या वर्तमान में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारे सामने है पूरे देश में, या इससे कुछ बदला हुआ है। तो इस बारे में अपने विचारों को साझा जरूर कीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं अंबेडकर संदेश में। अभी चूंकि पूरा क्वेश्चन का आंसर बाकी है। बस आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार के आंकड़े इस कथन की पुष्टि करने में अन्य प्रांतों से भी प्रमाण के तौर पर दिए जा सकते हैं, परंतु उसके लिए परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण अपने आप को शासक वर्ग का सदस्य होने का दावा करता है या नहीं, वास्तविकता यह है कि प्रशासन पर उन्हीं का नियंत्रण है और शासित वर्ग उनके ब्राह्मणपन को स्वीकारता है। ये प्रमाण काफी है। भाषा लिखते हैं कि इतिहास साक्षी है कि ब्राह्मण सदैव उन्हीं अन्य वर्गों को अपने से संबद्ध करते थे जिन्हें वे शासक वर्ग के समान स्तर देने को तैयार होते थे, वह इस शर्त पर कि वे शासक वर्ग में उनके अधीन रहकर उन्हें सहयोग देंगे। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में ब्राह्मणों ने क्षत्रियों अथवा सैनिक वर्ग से ऐसा संबंध जोड़ा था और दोनों ने जनता पर शासन किया। वास्तव में उन्होंने जनता को कुचल डाला था। ब्राह्मणों ने अपनी कलम से तथा क्षत्रिय ने अपनी तलवार से अत्याचार और शोषण किया। इस समय ब्राह्मण ने बणिक वर्ग को भी, जिसे बनिया कहते हैं, अपने साथ जोड़ लिया। क्षत्रियों से नाता तोड़कर बनियों से संबंध जोड़ना उनके लिए स्वाभाविक है। आज के व्यापारिक युग में धन महत्वपूर्ण शस्त्र है। इस प्रकार नाता जोड़ने के परिवर्तन का यही मुख्य कारण है। दूसरा कारण यह है कि राजनीतिक मशीनरी को गतिमान रखने के लिए धन की आवश्यकता है। धन केवल बनियों से मिल सकता है। ये केवल बनिया वर्ग ही है जो श्री गांधी के बनिया होने के कारण कांग्रेस को धन देता है। उस बनिया वर्ग को यह भी मालूम है कि राजनीतिक क्षेत्र में पैसा लगाने से उन्हें काफी लाभ मिलेगा। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहले वो महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बाद उन साथियों के नाम जो लगातार वीडियो को न सिर्फ अंबेडकर संदेश को वॉच करते हैं बल्कि कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पूछ लेते हैं कि वो मालाबार की वो विवाह प्रथा कौन सी थी जिसमें नायर जैसी जाति
अपनी औरतों को ब्राह्मणों द्वारा रखेल बनाए जाने में अपनी इज्जत समझते थे, तो उस प्रथा का, जो यूं कहें कि अजीब और गरीब प्रथा थी, उस प्रथा का नाम क्या है, उस विवाह प्रथा का नाम क्या था? तो ये प्रश्न है आज के अंबेडकर संदेश का। अब उन साथियों का नाम जो लगातार अंबेडकर संदेश और खासकर अंबेडकर संदेश नंबर 656 में जिन साथियों ने कमेंट किया है, अब तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 आवर्स हो गए हैं वीडियो रिकॉर्ड किए हुए। तो आदरणीय शांति गौतम जी मैनपुरी से, कमलेश कुमार जी NPRC हरिहरपुर, परशुराम गौतम जी, हेमेंद्र सिंह जी, राजेंद्र ससाने जी, राजवीर सिंह जी, राम निरंजन जी, उपेंद्र पासवान, तेजराम बौद्ध, मंजू भारती जी गाजीपुर से हैं, देवेंद्र कटारिया, निरंजन भरोसे जी महाराष्ट्र से हैं, शैलेंद्र कुमार गौतम कन्नौज से हैं, दया किशन चोपड़ा, अमित कुमार, इन साथियों ने अपना प्रतिक्रिया, अपनी कमेंट और यूं कहें कि सटीक आंसर, जो प्रश्न पूछा जाता है अंबेडकर संदेश के लास्ट में, उसका सटीक आंसर आप सभी साथियों ने दिया। हमें आपके इस कमेंट से, आपके आंसर देने से हमारा मनोबल बढ़ता है। अंबेडकर संदेश को पिछले 2 साल से लगातार, 2 साल पूरा हो चुका है, यही 10-11 जनवरी को 2 साल पूरा हुआ है, अंबेडकर संदेश को लगातार कंटिन्यू करते हुए, आप तक पहुंचाते हुए, आम जनमानस को पहुंचाते हुए, इसमें आप सभी का बड़ा सहयोग है। और एक निवेदन हम अक्सर करते हैं कि आप अंबेडकर संदेश को स्वयं सुने, समझे, ग्रहण करें, लेकिन अगर हम इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो ये हमारे तक सीमित हो जाएगा, वहीं ठहर जाएगा। इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि आपने जिन साथियों को अंबेडकर संदेश शेयर किया है, उनमें से क्या सभी लोग बात कर रहे हैं, या कुछ जो आपके बहुत सगी संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? आप भेज तो दे रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो कभी कभी बीच बीच में टेलीफोनिक वार्ता में जरूर पूछा करिए कि अंबेडकर संदेश आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। यदि नहीं सुन रहे हैं तो उनसे कहिए कि सुना करें, क्योंकि इससे इतिहास की जानकारी मिलती है, वो भी बहुत ही सटीक इतिहास, जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ प्रकाशित किया गया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप जरूर इस बात की समीक्षा करेंगे। अब हम और अधिक लंबा नहीं वीडियो करेंगे, अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकते हैं। दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है, रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।